Hello everyone, welcome to Target for IQ. Today we are going to cover rest of the sections of chapter 5. कल हमने chapter 5 जो कि arrest है उसका section 41 से लेके 43 तक cover किया था private persons तक, और आज हम section 44 से rest of the sections तक cover करेंगे जहाँ तक भी possible हो पाएगा. ठीक है, तो let's start. But before that कुछ questions solve करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ाई की है. On the basis of that, let's solve some questions first. तो हमारा question 1 है, when the criminal procedure code 1973 came into force. So it's a very simple question. उत्तरांचल जुडिशरी में आया है 2002 में. इसका आंसर हम सबको पता है, that is 1 April 1974. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. What is true of Code of Criminal Procedure? The code provides for a uniform criminal procedure applicable throughout India. ये तो सही है. It is sufficiently flexible to adjust itself to the special local needs and conditions. स्पेशल लोकल नीड्स और कंडीशंस को भी ये ध्यान में रखता है और अपने को एडजस्ट करता है, तो ये पॉइंट भी सही है. इस वजह से इसका भी राइट आंसर होगा बी, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट है, द प्रोविजंस ऑफ द कोड आर मेनली मैंडेटरी, मेनली डायरेक्टरी, नीदर मैंडेटरी नॉट डायरेक्टरी और नन ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेनली मैंडेटरी. ज़्यादातर मैंडेटरी प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के. ओके. द कोड इज़ मेनली प्रोसीजरल, कंटेन्स प्रोविजंस इन द नेचर ऑफ सब्सटैंटिव लॉ बोथ ए एंड बी, ओनली ए. तो देखो प्रोसीजरल तो है ही, बट अगर सब्सटैंटिव लॉ की बात करता है तो जैसे सेक्शन 125 है तो ये सब्सटैंटिव इन नेचर है. तो कंटेन्स प्रोविजंस इन नेचर ऑफ सब्सटैंटिव लॉ, ये भी सही है. इस वजह से इसका भी राइट आंसर होगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द कोड एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. देखो ये पहले क्वेश्चन, क्योंकि पहले का क्वेश्चन पेपर है तो उस समय ये इनकरेक्ट हो जाता, बट अब ये सही है, ये जम्मू और कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो रहा है, ये हमको पता है. द कोड इज़ अ कंप्लीट कोड विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स प्रोवाइडेड फॉर बाय इट. ये तो सही है. अ स्टेट लेजिस्लेचर में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई कर सकता है प्रोविजंस ऑफ द कोड, ये भी सही है. द कोड इज़ क्वाइट रिजिड, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिड नहीं है इतना, तो इस वजह से ये राइट आंसर होगा इनकरेक्ट. और इसको तो आप समझ लो कि ये पहले का क्वेश्चन इस वजह से ऐसे फ्रेम हुआ है, अब ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम ही नहीं होंगे. नेक्स्ट है, मार्क द इनकरेक्ट मैचिंग. बेलेबल, देखो ये आ गया ना डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन, तो इस वजह से डेफिनेशन क्लॉज पूरी हमें बाय हार्ट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेलेबल नॉन बेलेबल 2A, कॉग्निजिबल 2C, नॉन कॉग्निजिबल 2L और चार्ज 2D. तो देखो जो चार्ज है वो 2D में नहीं है, 2B में है. 2D में क्या है, कंप्लेंट. तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ये गलत है. ओके. सेवेंथ क्वेश्चन, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स जो असंज्ञेय अपराध होते हैं. नॉन कॉग्निजिबल मतलब असंज्ञेय. पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेनेंट. इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी. तो राइट आंसर इज़ बी. नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट. देखो इस बार बहुत से बच्चों ने गलती की, बिहार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये इनकरेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट आपको बताना है. इस वजह से क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. इसमें भी इनकरेक्ट बताना है. फर्स्ट इज़ कॉग्निजिबल ऑफेंस, सीरियस ऑफेंसेस को बोलते हैं. नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, और जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस है वो पब्लिक रॉन्ग्स होते हैं. नन ऑफ द अबव. इसमें तो सारे ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर है डी. बट हमें क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है. इन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन एन ऑफेंस इज कॉग्निजिबल एंड द अदर इज नॉन कॉग्निजिबल. तो होल केस को शैल डीम्ड टू भी क्या माना जाएगा, कॉग्निजिबल. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट है, ऑफेंसेज अगेंस्ट अदर लॉज एक्सेप्ट आईपीसी इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड अपवर्ड बट नॉट मोर देन 7 years. 3 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 7 साल से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल, कॉग्निजिबल बेलेबल, कॉग्निजिबल बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल बेलेबल, कॉग्निजिबल बेलेबल या नॉन कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल. तो ऐसे ऑफेंसेस को हम बोलते हैं कॉग्निजिबल हैं और बेलेबल भी हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस. अब हम आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44.
तो देखिए सेक्शन 44 में बता रहा है कि कब मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, ठीक। और जो हमारा सेक्शन 43 था, 43 वो ये बताता था कि कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत वाइडली पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है 43 में प्राइवेट पर्सन की बात है और 44 जो इवन नंबर है उसमें मैजिस्ट्रेट की बात है, कैसे भी याद रख लो, ठीक है। तो ये तो मार्जिनल नोट्स हो गए। अब हम सेक्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। जब ऑफेंस कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल, उनके सामने कोई ऑफेंस हुआ है तो वो खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर सकता है कि जो ऑफेंडर है उसको अरेस्ट कर लो, और कमिट्स द ऑफेंडर टू कस्टडी, उनको कस्टडी में लेने के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या बोलता है, कोई भी मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जब भी मजिस्ट्रेट है मैंने लिख भी दिया है, उस समझ लेना कि एग्जीक्यूटिव भी हैं और जुडिशियल भी हैं, दोनों की बात कर रहा है। एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस, किसी भी समय अरेस्ट कर सकता है या फिर डायरेक्शन दे सकता है फॉर सच अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू अ वारंट। मान लो कोई पर्सन है और उसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू करने की कॉम्पिटेंसी उस मजिस्ट्रेट के पास है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को मजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे पर्सन से को ऑर्डर दे के अरेस्ट करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 45 आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा है। आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सन्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम अरेस्ट अनलेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो परमिशन दे कि भाई इनको अरेस्ट कर लो। किस सिचुएशन में, व्हेन दे डिस्चार्ज देयर ऑफिशियल ड्यूटी, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बस एक ही सिचुएशन में अरेस्ट कर सकते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी परमिशन दी हुई हो, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, 45(1) ये जो ऊपर वाला क्लॉज है, इट शैल अप्लाई टू क्लास और कैटेगरी ऑफ मेंबर्स ऑफ फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है तो वैसे सिचुएशन में भी उन आर्म्ड पर्सनल्स पे भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी दी गई है, अगर वो परमिशन देती है तो ऐसे सिचुएशन में अरेस्ट किया जा सकता है। हेंस यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जगह ये स्टेट गवर्नमेंट सब्सटीट्यूट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट किया जाएगा उसका जो तरीका है वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखो, पुलिस ऑफिसर या फिर कोई दूसरा पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है वो एक्चुअली टच करेगा और कन्फाइन करेगा द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, मान लो मिस्टर ए अरेस्ट हो रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्चुअली इनको टच करेगा या फिर कन्फाइन कर लेगा। जो एक प्रोसेस होता है अरेस्ट करने का वो कर सकता है वो। इसमें एक प्रोवाइज़ो है जो 2009 में ऐड किया गया था। इसमें अगर किसी विमेन को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी महिला को अरेस्ट किया जा रहा है, तो पहली कंडीशंस तो ये कि फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए जो उसको अरेस्ट करे। और मान लो नहीं प्रेजेंट है फीमेल पुलिस ऑफिसर, तो जो मेल पुलिस ऑफिसर है ही शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट, यानी वो उसको उसकी बॉडी को टच नहीं करेगा अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। या तो फीमेल हो और नहीं हो तो फिर जो मेल पुलिस ऑफिसर है उसको ये राइट नहीं है। यहाँ पे जो कोर्ट है वो एक चीज़ प्रिज्यूम करती है पहले से ही कि अगर वो महिला ओरल इंटीमेशन देती है कि ठीक है आप अरेस्ट कर लीजिए या मैं गिरफ्तार होती हूँ, तो वहाँ पे उसको माना जाएगा कि हाँ उसने सबमिट किया अपने आप को, तो ये प्रिजम्पशन रहता है कोर्ट का। नेक्स्ट है, सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट करता है, जिसको अरेस्ट करने गए पुलिस ऑफिसर वो फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, तब पुलिस वाला क्या करेगा, जितनी भी नेसेसरी मीन्स है, जो भी उसको ज़रूरत लगती है कैसे भी करके उसको पकड़ सकता है। यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आई है और लीगली आपको अरेस्ट कर रही है तो आपको भागना नहीं है। अदरवाइज़ अगर मारपीट हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो पुलिस वाले की गलती नहीं रहेगी, वहाँ पे उनको पूरा पावर होता है। नेक्स्ट है, नो राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट करते समय आप किसी पर्सन को यानी जान से ही मार दो। क्यों, मतलब वो पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब मान लो कोई नॉर्मल ऑफेंस कोई पर्सन करके रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अरेस्ट करने के नाम पे उसकी जान ले लो और बोल दो कि हम अरेस्ट कर रहे थे और वो रेजिस्ट कर रहा था, तो ऐसा नहीं है। और अगर मान लो पनिशेबल विद डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो वहाँ पे केस कैन बी डिफरेंट। ओके, इसमें जो लास्ट है सब सेक्शन 4, इसका अमेंडमेंट देखो लो कब से है, 2006 में ऐड किया गया था, 23/6/2006 को।
ये महिलाओं के बारे में है। ये भी क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जाता है कि कहाँ पे दिया है या कौन सा अमेंडमेंट था। इस तो आपको याद रखना है, 23/6/2006 का है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो महिला है उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज़, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और मान लो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें अरेस्ट करना ही है तो महिला पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी और उसकी रिटन रिपोर्ट लिखेगी। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है उनकी प्रायर परमिशन चाहिए होगी, उनकी परमिशन के बिना ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 47 और 48। ये दो सेक्शंस जो हैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्जिनल नोट याद रखना है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, मतलब मान लो ये ए है, इनको अरेस्ट करना है, अब ये भाग रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, और मान लो ये बी के घर में घुस गए और या फिर बी के घर से होते हुए सी के घर में जा रहे हैं, उनके घर से होते हुए डी के घर में पहुंच गए, तो यहाँ पे बी और सी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुलिस ऑफिसर की पूरी मदद की जाए ए को पकड़ने के लिए, यानी अपने घर में घुसने का उनको मौका दो। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है इंग्रेस, उसका मतलब ये होता है कि एंटर करने का आप उनको राइट देंगे। फिर ये नहीं पुलिस ऑफिसर को आप रोकोगे नहीं कि आप क्यों है कर रहे हो, क्यों आ रहे हो मेरे घर में। ठीक है, तो मेन यही है, आपको याद रखना है सर्च के बारे में सेक्शन 47 में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सेक्शन 48, उसमें क्या है, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिस्डिक्शन। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं ही आता है पीटी में, बस अब से बहुत होगा तो ये पूछ लेगा कि सेक्शन 48 में क्या दिया है या फिर परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शन में क्या दिया हुआ है। अ पुलिस ऑफिसर में फॉर पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। ये क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन है, मान लो ऑफेंस उसने ए जगह पे किया है तो उसको अरेस्ट कहाँ कर सकती है पुलिस। ऐसा नहीं है कि ए जगह पे ऑफेंस किया है, दिल्ली में ऑफेंस किया है तो दिल्ली में ही प्रेजेंट अरेस्ट करेगी। वो इंडिया में कहीं पे भी हो, किसी भी प्लेस में हो, उसको कहीं से भी अरेस्ट किया जा सकता है। वही चीज़ है सेक्शन 48 में। नाउ सेक्शन 49, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। तो अभी तो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रही है पुलिस और वो रेजिस्ट कर रहा है तो वो जितनी भी नेसेसरी मीन्स है वो उसे वो ले सकता है सो दैट टू अरेस्ट दैट पर्सन। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि भागने की कोशिश कर रहा है तो कुछ भी करेगा पुलिस ऑफिसर। उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है कि अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करेगा, जितना नेसेसरी है उतना ही करेगा। ये नेसेसरी टर्म देखो यूज़ किया गया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं उसको कि अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करेंगे, जितना नेसेसरी है उतना ही। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 50। ये क्या बोलता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि भाई अगर किसी को हमने अरेस्ट किया, ए को अरेस्ट किया, तो ये पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओ कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, और ये भी बताओ कि आपको राइट टू बेल है। तो यही दोनों चीज़ें, इसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की बात की गई है, इसमें राइट टू बेल की बात की गई है। अब देख लेते क्या है। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय, जो हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा। ठीक है, तो वो फोर्थ विद यानी तुरंत ही कम्युनिकेट करेगा उसको, जो भी उसने ऑफेंस किया है उसके बारे में सारी डिटेल देगा, और जो ग्राउंड से अरेस्ट के वो सब कुछ बताएगा उसे। ऐसा नहीं है कि कुछ ना बताएं हम, ये पॉसिबल नहीं है, बताना पड़ता है। और जो अरेस्ट मेड, अगर जो अरेस्ट किया गया वो बेलेबल ऑफेंस में कवर हो रहा है, तो ये भी पुलिस ऑफिसर की मैंडेटरी ड्यूटी है। ये सारी ड्यूटीज़ मैंडेटरी हैं कि वो उस पर्सन को बताए कि आप एंटाइटल हैं कि बेल पे आप को छोड़ा जा सकता है, और मैनेज श्योरिटी और सिक्योरिटी उसके बिहाफ में मैनेज भी की जा सकती है। तो ये सब बताना पुलिस ऑफिसर की मैंडेटरी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज सेक्शन 50A। ये अमेंडमेंट से आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका अमेंडमेंट भी सेम है, 23/6/2006। ठीक है, 50A में क्या बोला है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। जैसे मालूम मिस्टर ए को अरेस्ट किया गया, तो ये उनका ऑब्लिगेशन है पुलिस ऑफिसर का जो अरेस्ट कर रहे हैं, कि वो ए ने जिसको नॉमिनेट किया, जिसके बारे में बोल रहा है कि भाई सी को आप इन्फॉर्म कर दो कि मुझे अरेस्ट किया गया, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि सी को बताए कि एक साहब को हमने अरेस्ट कर लिया है। देखो इसमें क्या दिया है, ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, वही सेम बात कि वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा रिगार्डिंग सच अरेस्ट, और प्लेस वेयर ही इज़ बीइंग हेल्ड, जिस जगह पे उनको रखा जा रहा है उसके बारे में फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या जिस पर्सन के बारे में भी अरेस्टेड पर्सन बोलता है कि इसको बता दो, पुलिस ऑफिसर उसको इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म। देखो सब सारी ड्यूटीज़ यहाँ पे मैंडेटरी हैं।
अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स, उसके जो जो भी राइट्स हैं, उसको एडवोकेट का राइट है, उसको बेल का राइट है, उसको अपने रिलेटिव्स को बताने का राइट है, ये सब के बारे में वो उसको बताएगा पुलिस ऑफिसर, राइट। नेक्स्ट है द पर्सन हु हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट, एंट्री शैल बी मेड इन अ बुक। जिस पर्सन को इन्फॉर्म किया गया इनके अरेस्ट के बारे में, उसका नाम और सारी चीज़ें वो पुलिस के पास एक बुक होती है, उसमें वो मेंशन कर देगा, उसकी एंट्री करेगा। और जो ये फॉर्म होता है ये कौन प्रेस्क्राइब करता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है उस डायरी का फॉर्म। नेक्स्ट है मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगेन यहाँ पे मैंडेटरी ड्यूटीज़ ही है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ की बात कर रहा है सबसेक्शन 4 में। बिफोर whom द अरेस्टेड पर्सन इज़ प्रोड्यूस, तो 24 आवर्स के अंदर हमको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है। तो अब ये मैंडेटरी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की क्या है, ये है उसे ये देखना है कि जो ये सबसेक्शन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये प्रॉपरली फॉलो हो के यहाँ तक वो आदमी पहुँचा है या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में सेटिस्फाई होने का जो राइट है, जो ड्यूटी है, वो मैजिस्ट्रेट की, एंड दैट इज़ मैंडेटरी ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने 50A तक कवर कर किया है और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 51 से लेके 68 तक कंप्लीट करेंगे और कल हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आप कमेंट में करके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। I'll try to solve that question as soon as possible. Okay, so thank you so much for watching Target for IQ. God bless you all.